हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ही पार्ट आप लोग को कैसा लगा। और कल का पार्ट मुझे पता है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो आपके कमेंट से ही पता चल रहा था और बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड भी आप लोग हुए हैं, ये भी मुझे पता चला है। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के सामने लेनवांग जी की एक रियलिटी आई थी। ये रियलिटी नहीं थी, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से विंग फिलहाल सदमे में था। हाँ, लेनवांग जी हॉस्पिटल में था और विंग लेनवांग जी के घर में था। यहाँ पे शर्सिन चैन को लेनवांग जी ने बोला था कि विंग को उसके घर पे लेके जाए और उसके जो पर्सनल डॉक्टर है ना उसको कॉल करके घर में ही बुला लिया जाए। शर्सिन चैन ने सेम वही किया था। फर्स्ट उसके जो इंजरीज हुई थी उनको ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद डॉक्टर से पूछने पे उसे पता चला कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस छोटा सा सदमा लगा है, वो खुद ब खुद होश में आ जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे लेनवांग जी जो कि उस हॉस्पिटल में था जहाँ पे सारे के सारे इंजर्ड पर्सन को रखा गया था, आई मीन शुयंग और उसके बॉडीगार्ड्स को। यहाँ पे सभी लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन शुयंग जो कि इस वक्त ज़्यादा बुरी कंडीशन में नहीं था, लेकिन लेनवांग जी ने एक छोटा सा बैग डॉक्टर के आगे रखते हुए उसको बोला, मेरा काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर पहले तो इस बात के लिए मना कर रहा था, बट लेनवांग जी की जो डार्क गेज उसके ऊपर गई थी ना, उसके बाद वो इस बात के लिए मान चुका था। लेनवांग जी ने यहाँ पे शुयंग को पैरालाइज करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि शुयंग एक ऐसा पर्सन है जो अगर गलती से भी माफिया किंग बन गया ना तो वो पूरी की पूरी कंट्री में ही नहीं पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। वो एक ऐसा इंसान है, उसके हाथ में पावर आने के बाद वो अपने आप की मतलब अपने भले के बारे में नहीं सोचता, दूसरों के भले के बारे में सोचना तो दूर की बात रही। लेकिन हाँ, यहाँ पे उसने डॉक्टर्स को एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दी थी कि यहाँ पे शुयंग को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही शर्सिन चैन कितना ही इस बात से डिसएग्री करे कि उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो अच्छे से जानता है कि शर्सिन चैन कहीं ना कहीं अपने बॉटम ऑफ द हार्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह तो शुयंग के लिए रखता है, और आज नहीं तो कल शर्सिन चैन को इस माफिया वर्ड से वो बाहर निकाल के रहेगा। भले ही उसके अंकल की वजह से, हाँ अपने अंकल की वजह से भी नहीं, हाँ अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ही सही, लेकिन लेनवांग जी फाइनली माफिया वर्ल्ड में घुस चुका है और अभी माफिया किंग बन चुका है। वो तो इस वक्त उससे बाहर नहीं आ सकता, लेकिन हाँ शर्सिन चैन को इस सच से बाहर रखने के बारे में वो सोच जरूर रहा था। इसलिए फ़िलहाल के लिए तो उसने शुयंग को यहाँ पे पैरालाइज करने के लिए बोल दिया था और खुद अब वो घर जा चुका था। घर जाने के बाद शर्सिन चैन जो अभी तक विंग की देखभाल कर रहा था, अब लेनवांग जी के आ जाने के बाद वो लेनवांग जी को ये काम हैंड ओवर करके खुद वहाँ से जा चुका था। और जाते जाते उसने शुयंग की हालत भी पूछी थी, तो लेनवांग जी ने उसको बता दिया था कि वो ठीक है और बहुत जल्दी ही बाकी चीज़ें भी रिकवर हो जाएंगी। यहाँ पे शर्सिन चैन वहाँ से जा चुका था और लेनवांग जी जो कि विंग के बगल में बैठ के एकदम विंग को देखे जा रहा था और सोच रहा था कि क्या ये वही लड़का है जो कॉलेज में ऑलमोस्ट हर एक पर्सन को, हर एक स्टूडेंट को बुली किया करता है। तब तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अपनी ब्रेवनेस दिखाता है कि कितना ताकतवर है, कितना हिम्मत वाला है, कितना डेयरिंग है। बट यहाँ पे ये मेरी एक ओरिजिनल झलक देखने के बाद बेहोश हो गया। क्या होगा अगर इसको यही सब कुछ हर रोज़ देखना पड़े? तो यहाँ पे लेनवांग जी अपने आप को ही मेंटल स्लैप करते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता फिर इसके शरीर में एक कतरा भी खून का बच पाएगा, क्योंकि यही अगर इसके साथ हर रोज़ होता रहा तो इसका तो खून ही सूख जाएगा। मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो इसके फॉरहेड पे एक सॉफ्ट सा किस करता है और वहाँ से जा चुका होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इवनिंग भी हो ही चुकी थी और अब टाइम था उन लोगों के डिनर का। विंग कभी भी होश में आ सकता था और लेनवांग जी अच्छे से जानता था कि विंग ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, और वैसे भी इतना सब कुछ देखने के बाद उसको ताकत की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना लेनवांग जी का सामना करने के लिए। इसलिए लेनवांग जी फिलहाल किचन में था और दूसरी तरफ विंग जो कि धीरे धीरे होश में आने लगा था। हाँ, शायद वो होश में
बेहोश नहीं था, वो शायद नींद में था, जिसकी वजह से अचानक उसने अपनी आंखें खोली थी और घबरा के वो जल्दी से बेड में बैठता है और उसके बाद अपने अगल बगल देखता है तो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि वो उस जगह पे नहीं था जहाँ पे वो आज दिन में गया था या उसको लेके जाया गया था। विंग जब अपने अगल बगल देखता है तो वो वांग जी के बेडरूम में था और ये देख के वो फिलहाल थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था और फिर उसको याद आता है कि वांग जी कौन है। ओ माय गॉड, मैंने मजाक मजाक में एक माफिया किंग से शादी कर ली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक सिंपल सा पर्सन, एक शांत रहने वाला आदमी, 19 साल का लड़का जो कि इतनी लोअर फैमिली से बिलोंग करता है कि उसको अपने स्टडीज़ के लिए भी अपनी स्कॉलरशिप लेनी पड़ती है। जहाँ तक विंग जानता है, माफियाज की जो डिग्री होती है ना वो बहुत लो होती है, वो पढ़ाई में आगे नहीं होते, ना ही वो दिखने में अच्छे होते हैं। मतलब जितनी विंग की इमेजिनेशन रही है वो यही रही है, टैटूज से भरे हुए हाथ पैर गला इवन चेस्ट और पेट वगैरह, वो लंबे लंबे बाल, गंदे गंदे से रहने वाले, काले काले से, और उनके एजुकेशन तो बिल्कुल होती ही नहीं है, इसीलिए तो वो बचपन से ही माफिया वर्ल्ड में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हैंडसमनेस कभी भी उनके आसपास नहीं होती, क्यूटनेस तो दूर की बात रही। चलो एक बंदा हैंडसम हो सकता है बट क्यूट नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें विंग याद कर रहा था तो लैनवांग जी कहीं से कहीं तक उसके अकॉर्डिंग एक माफिया लगता ही नहीं था, और ऊपर से वो माफिया किंग भी है। लेकिन अब विंग को याद आने लगती हैं उसकी फर्स्ट डे जब वो लैनवांग जी से मिला था, उससे अब तक की बात है। पहले दिन जब वो उससे मिला था उसने कितनी मतलब एकदम ऐसे उसके आंखों में देखा था ना कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि विंग ने उसके गले को पकड़ा। भले ही उसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया अपने गले से विंग के हाथ को हटाने के लिए, बट फिर भी फाइनली वो हटा चुका था। और उसके बाद जो उसके तेवर थे, चलो ठीक है, बट विंग ने जब भी उसे बुली करने की कोशिश की वो कभी डरा नहीं, कभी भी विंग के सामने झुका नहीं। इवन कभी किसी और को भी अगर उसने बुली करने की कोशिश की ना तो विंग ने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उसकी फैमिली मेम्बर्स को तक जाके बता दिया। यहाँ तक कि जब विंग ने उसको बॉडीगार्ड्स के चलते, बॉडीगार्ड्स की हेल्प लेके उसे मारने की कोशिश की तो उसने सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उन सारे बॉडीगार्ड्स को ज़मीन पे फेंक दिया था, और वो भी अधमरा करके। इसके अलावा उसे याद आता है उसका फ़ोन, जो कि लैनवांग जी हमेशा ही इतनी सेफ्टी के साथ रखता था ना कि विंग उसे टच भी कर लेना तो लैनवांग जी की जान हलक तक आ जाती थी। वो ये सोचने लगता था कि कहीं उसने कुछ देखा तो नहीं ना। जब लैनवांग जी विंग को ट्यूशन देने के लिए घर पहुंचा था तब भी उसने विंग से यही क्वेश्चन किया था कि क्या उसने उसके फ़ोन में कुछ देखा। यहाँ तक कि जब लैनवांग जी का फ़ोन विंग ने ठीक कराने के लिए दिया था तो तब विंग ने मतलब गुस्से में आके थोड़ा सा परेशान करने के लिए लैनवांग जी को उसके फ़ोन को पूरा रीसेट करवा दिया था, जिसके चलते लैनवांग जी को लगने लगा था कि कहीं इसने फ़ोन तो नहीं देखा है ना। इस बारे में भी उसने क्वेश्चन किया था। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा अब विंग को याद आने लगता है, वो हिस्सा जिससे वो आसानी से जान सकता था कि लैनवांग जी कौन है। हाँ, लैनवांग जी का वो फ्रेंड जिसको लैनवांग जी ने खुद के बॉयफ्रेंड के तौर पे विंग के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था, श्याओ सिंचेन। श्याओ सिंचेन ऑलमोस्ट पूरी कंट्री उसे जानती थी कि वो एक माफिया है, क्योंकि श्याओ सिंचेन बहुत बार माफिया वर्ल्ड के रिलेटेड, ऐसा नहीं था कि विंग माफियाज को नहीं जानता था, बट हाँ वो ये नहीं जानता था कि लैनवांग जी भी माफियाज में इन्वॉल्व होगा। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था। श्याओ सिंचेन अपने फेस को कवर करके इसलिए रखता था ज़्यादातर पब्लिक एरिया में, क्योंकि श्याओ सिंचेन को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते थे, जिसकी वजह से उसे लगता था कि हो सकता है कि आसपास के लोग जो है ना वो अनकम्फर्ट फील करने लगे, क्योंकि भले ही उसने कभी किसी अच्छे इंसान पे अत्याचार नहीं किए हैं, कभी कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी माफियाज की इमेज यही होती है कि अगर किसी के सामने वो ऐसे ही चले जाए ना, हो सकता है वो इंसान जो चीज़ कर रहा था अभी तक पूरे मन से, वो चीज़ अब डर से करने लगे। इसलिए श्याओ सिंचेन कभी भी किसी को अनकम्फर्ट नहीं करवाना चाहता था।
इसलिए वो हमेशा से ही अपने फेस को कवर रखता था। और यहाँ पे विंग को अब धीरे धीरे ये चीज़ें भी याद आने लगती हैं कि हमेशा से ही लैन वांगजी और शा सिंचन जब भी मिले हैं ना, वो हमेशा ही अपने फेस को कवर करके आता था। इवन उसके घर में आने के बावजूद भी यहाँ पे जब लैन वांगजी के घर में वो आता था, कमरे के अंदर उन लोगों की बातें होती थी, तब भी वो अपने फेस को कवर करके ही कमरे के अंदर जाता था और कवर करके ही वो बाहर आता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि बच्चे भले ही ना जाने, लेकिन 16+ लोग जो है ना, वो हर कोई शा सिंचन को जानते होंगे। हाँ, लैन वांगजी का फेस अभी तक रिवील नहीं हुआ था माफिया वर्ल्ड में, क्योंकि लैन वांगजी अभी 1 साल से ही मतलब माफिया किंग बना था। वैसे तो उसने माफिया वर्ल्ड बहुत पहले से ज्वाइन किया होगा या नहीं, ये हम नहीं जानते, बट 1 साल पहले से ही उसको माफिया किंग की जो पोजीशन है ना, वो मिल चुकी थी, और वो भी अपने अंकल की वजह से। और उसके अंकल ने लैन वांगजी के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी थी, जिसके चलते उसके फेस को कहीं से कहीं तक रिवील नहीं किया गया था। और लैन वांगजी भी मोस्ट ऑफ टाइम जब भी माफियाज़ की बिजनेस पार्टीज होती थी, मीटिंग्स होती थी, उसमें अपने फेस को कवर करके ही जाता था, अपने फेस को रिवील ना हो जाए इसलिए पूरा ध्यान रखता था। बट यहाँ पे विंग अब इस बात के बारे में भी सोचने लगा था कि क्या 1 साल से लैन वांगजी को किसी ने नहीं देखा होगा। वैसे माफिया है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। अब धीरे धीरे विंग अपने और लैन वांगजी के पर्सनल लाइफ में आने लगा था। क्या लैन वांगजी उसको बचाने के लिए आया इसलिए कि वो उससे प्यार करता है, क्या वो उसे पसंद करता है, क्या वो उसे माफ़ करेगा? बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे विंग के दिमाग में अभी चल रही थी, लेकिन सडनली विंग के दिमाग में एक और चीज़ आती है, और वो अपने आप में ही अपने मन ही मन में बोलता है, ले ये क्या, मैंने तो इस इम्पॉर्टेंट बात के बारे में सोचा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि अब वो मुझे लीड करेगा? नहीं 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 नहीं, टॉप का रोल तो मैं ही प्ले करूँगा, चाहे वो माफिया हो या कुछ भी हो। थोड़ी ही देर के बाद अपने आप को मेंटल स्लैप करते हुए विंग बोलता है, तुम माफिया को टॉप करोगे? शादी ही करनी थी तो किसी और से करती भी बेजान, माफिया से क्यों? अपने आप में ही ये सारी बातें सोचते सोचते विंग अपने बालों को नोचने लगा था, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सच थी कि बॉटम का रोल वो प्ले नहीं करना चाहता था, और टॉप एक माफिया को कर नहीं पाएगा, क्योंकि लैन वांगजी विंग को अपने ऊपर कभी नहीं। थोड़ी देर के बाद विंग अपने आप के कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से इकट्ठा करता है और बेड में स्ट्रेटली बैठते हुए बोलता है, नहीं, भले ही वो माफिया है, लेकिन इस घर से बाहर, इस घर के अंदर वो मेरा हस्बैंड है और मैं ही टॉप करूँगा। ऐसा कहते हुए वो अपने थाई पे एक मुक्का मारता है। जैसे वो लोग करते हैं ना, जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं तो अपने थाई पे स्लैप करते हैं, मतलब चुनौती देते हैं, जैसे वैसे उसने विंग ने भी किया था। विंग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इतना हाई कर चुका था कि वो अब ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था, और अपने आप में ही वो सोचने लगा था कि हाँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, भले ही वो माफिया है या कुछ भी हो, लेकिन मेरे सामने उसकी नहीं चलेगी। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत थी। अभी तक विंग की एक रत्ती नहीं चली थी, तो आगे क्या ही चलती। विंग अब अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था, लेकिन अभी भी उसके हैंड्स पे, फॉरहेड पे और भी बॉडी के पार्ट्स में मतलब बैंडेजेस लगे हुए थे। विंग इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को पानी की ज़रूरत महसूस कर रहा था, तो वो पानी लेने जैसे ही बेड से नीचे उतरता है तो वो देखता है कि लैन वांगजी का जो नाइट स्टैंड था ना, उसका ड्रॉर खुला हुआ था। वो उसको बंद करने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी उसको उसके अंदर कुछ दिखाई देता है, एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। विंग ने जैसे ही उस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को बाहर निकाला तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। ये वही पिक्चर थी जो कि उसके पास भी थी। ये उन दोनों बच्चों की पिक्चर्स थी जो विंग और लैन वांगजी दोनों के ही पास थी। इसको देखते ही विंग को एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है। विंग लगभग 6.5 साल का था जब वो अपने स्कूल जाया करता था। उसके स्कूल के बगल में ही, ज़्यादा बगल में नहीं, कुछ दूरी पे एक और स्कूल था, और उस स्कूल के पीछे एक पार्क था। वहाँ पे विंग अक्सर खेलना पसंद करता था। वहाँ पे जाते जाते विंग एक छोटे से बच्चे से मिला जो कि 5 साल का था, और उस बच्चे को स्कूल आना शायद पसंद था, बट स्कूल में
जो लोग थे ना, जो चिल्लाते थे, छोटे छोटे बच्चे रोते थे, अपने मम्मी पापा जब उन्हें स्टार्टिंग में स्कूल छोड़ के जाते थे तो वो टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और अननॉयड रहता था, और अक्सर अपने माइंड को रिलीफ फील कराने के लिए वो इसी पार्क में आया करता था। बट शायद मेंटल पीस उसके किस्मत में इतनी आसानी से था नहीं, क्योंकि इस पार्क में भी कुछ ही टाइम के बाद उसे एक और अननोइंग पर्सन मिल गया, जो कि उससे बड़ा था और एक ऐसे स्कूल में जाता था जो कि बहुत अच्छा था। बट उस बच्चे को कभी भी अपने स्कूल में बैठ के अपने लंच को करना कभी भी पसंद नहीं आता था, इसलिए वो अपने ड्राइवर अंकल से बोल के हमेशा इसी पार्क में आया करता था, क्योंकि यहाँ आके उसे बहुत सारे लोग मिलते थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते थे जो स्कूल नहीं जाते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे जो अदर स्कूल से आते थे, या फिर कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्हें भूख बहुत लगती थी, जिन्हें खाना नसीब नहीं होता था। इसलिए विंग अक्सर अपने साथ एक्स्ट्रा खाना लाता था और उन लोगों के साथ शेयर किया करता था। यहीं आके विंग को वो भी दिखा जो कि हमेशा अकेले बेंच पे बैठा रहता था, और वो कोई और नहीं, लैनवांग जी ही था। लैनवांग जी की मेंटल पीस की विंग ने तब से ही धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि तब से ही विंग ने उसको अनॉय करना स्टार्ट किया। अक्सर विंग उसके बगल में बैठता था, उसके चीक्स को पुल किया करता था, क्योंकि विंग को लगता था कि वो बहुत चवी फेस का पर्सन है, जो बहुत क्यूट सा बंदा। बट लैनवांग जी को ये कभी पसंद नहीं आता था कि कोई उसके चीक्स को ना इस तरीके से पुल करता था। बट धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने लगी थी। यहाँ पे विंग को हमेशा से ही शौक था कि वो जब भी किसी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था ना, वो उनकी पिक्चर्स लेता था। और यहाँ पे लैनवांग जी और अपनी भी उसने कई पिक्चर्स ली हुई थी, बट उसमें से एक पिक्चर को उसने फ्रेम करवाया था, और वो भी 2 कॉपीज़ में, जिसमें उसने एक खुद के लिए किया था और दूसरा नेक्स्ट डे जाके उसने लैनवांग जी को दे दिया था। उसने लैनवांग जी से बोला था कि मैं ये तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ, ताकि तुम हमारी फ्रेंडशिप को हमेशा याद रख सको। लैनवांग जी भी कुछ टाइम तक उसको देखते रहा, और उसने ये सोचा कि क्या सच में ऐसे भी कोई गिफ्ट्स होते हैं, क्योंकि 5 साल का बच्चा क्या ही जानता है गिफ्ट एक्चुअल में क्या होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो गिफ्ट या फिर पढ़ने लिखने की चीज़ें होती हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस चीज़ को सच में इतना संभाल के रखेगा। उस पिक्चर्स के बाद लैनवांग जी और विंग की बहुत सारी पिक्चर्स और भी ली गई थी, बट विंग हमेशा से ही उस पिक्चर्स के ज़्यादा क्लोज रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैनवांग जी जब विंग लैनवांग जी के चीक्स को पुल कर रहा था ना, उसके फेस पे सच में एक जेन्युइन स्मेल थी, जिसे देख के विंग को लग रहा था कि शायद लैनवांग जी उसके चीक्स पुल करने की वजह से ना हंस रहा था, और ये सारी चीज़ें उसे अच्छी लग रही थी। और तब से ही विंग भी लैनवांग जी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। हालांकि उसका अट्रैक्शन शायद कुछ टाइम बाद फेड हो चुका था, बट दूसरी तरफ लैनवांग जी था जिसका अट्रैक्शन फेड नहीं हुआ था, बल्कि डे बाय डे डीपर होते जा रहा था। लैनवांग जी विंग से अटैच होने लगा था। उसका पार्क में आने का रीज़न ही विंग को देखना रह चुका था। बट अचानक से विंग एक दिन आता है, उससे बोलता है कि उसे यहाँ से ट्रांसफ़र लेना है, और बहुत जल्दी वो यहाँ से चला भी जाएगा। और सबसे अनलकी बात जो थी वो ये कि वो आज से ही स्कूल छोड़ रहा है, मतलब आज हम दोनों की मीटिंग का लास्ट डे होगा। बट अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो ना कि तुम मुझसे लाइफ में एक और बार मिलना चाहते हो, या फिर फ्यूचर में तुम चाहते हो कि हम दोनों मिलें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे लैनवांग जी विंग से बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। विंग ने लैनवांग जी को एक क्यूट निक नेम दिया था, लिटिल मनी, क्योंकि विंग ने जब भी लैनवांग जी को उसका नाम पूछा तो लैनवांग जी ने कभी भी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन विंग ने अपने नाम को बताया हुआ था, विंग भी और वीवूशियान भी। लेकिन फिर भी विंग ने उसको बोला कि अगर मैं तुम्हें लिटिल बनी बोलूँगा तो तुम मुझे बनी भी बोलोगे, मतलब बिग बनी, क्योंकि मैं तुम्हें लिटिल बनी बोलूँ और तुम मुझे विंग बोलो या कुछ और बोलो, मुझे नहीं पसंद आएगा, इसलिए तुम भी मुझे बनी भी बोलोगे। यहाँ पे लैनवांग जी को कुछ टाइम ज़रूर लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसने बोलना सीख लिया था, बनी भी। बट अनलकीली जब तक उसे इस बात की आदत हुई, जब तक वो इस चीज़ को क्लियरली बहुत सॉफ्टली बोलना सीख पाया था, तब तक विंग उससे दूर जा चुका था। और इसी के साथ हमारा ये फ्लैशबैक यहीं पर बंद होता है। विंग इस वक्त
उस फ़ोटो को अपने हाथ में लिए बस ये सोच रहा था कि ये फ़ोटो लैन वांगजी के पास क्या कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लैन वांगजी ही वो पर्सन हो। तो तब जाके उसे याद आता है कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि लैन वांगजी लगभग 2 साल मुझसे छोटा भी है और देखा जाए तो उसकी हरकतें भी कभी कभार वैसी ही होती हैं। जब तक किसी के साथ आदत ना हो जाए तब तक उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देना, लेकिन जब किसी के साथ आदत हो जाए तो वो उस पे इतना हक जमाता है कि सामने वाला पर्सन ये सोचने लगता है कि मैं सच में इसका हूँ। और सेम यही चीज़ें लैन वांगजी ने विंग के साथ भी तो की थी। विंग फाइनली लैन वांगजी के फेस के ऊपर, यानी कि जो छोटा बच्चा था जिसके चीक्स पुल किए जा रहे थे ना, उसके ऊपर अपने थंब को रखता है और उसे रब करते हुए बोलता है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, बट देखो ना लिटिल बनी, मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम्हारे बनी बी ने तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, बट उस वक्त मैं एक बच्चा था और उस टाइम तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया था जिसके चलते मैं तुम्हें ढूंढ पाऊँ। बट शायद डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं सच में तुम्हें आज अपने इतने करीब देख पा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस फोटो को बार बार देखे जा रहा था, अपने थंब को लैन वांगजी के फेस के ऊपर रब किए जा रहा था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस डोर जो था ना वो ओपन होता है और सामने लैन वांगजी खड़ा था। अब विंग और लैन वांगजी के बीच में क्या होने वाला है ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।